आनंद मोहन के अलावा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो आज के दिन सजा याफ्ता है या मारने वाले को सजा है, कोई भी नहीं। सारे आनंद मोहन के साथ साथ लवली आनंद को भी फांसी की सजा हुई थी। ये लोग नहीं जान रहे हैं, क्योंकि मैं उस केस को एक्सपेडाइट किया हूँ। आनंद मोहन जी भी अगर जिस दिन उनको यहाँ से रिहाई हो जाती है, उसके 6 साल के बाद चुनाव लड़ने के योग हो जाएंगे। कहावत है ना कि जब मौत आदमी को खींच लाता है ना, तो उसकी हो जाती है। इसी बीच उधर से जो गाड़ियां आ रही थी, जाम में फंस गई थी, उसी में जिलाधिकारी गोपालगंज का था। तो लोगों में हुआ कि जिलाधिकारी मतलब कि मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी हैं, और ये गलतफहमी में उनकी हत्या। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज 47। बिहार सरकार ने जेल मैनुअल 2012 में संशोधन किया है और कहा जा रहा है कि इस संशोधन का फायदा जो है वो चेतन आनंद के पिता आनंद मोहन को मिलेगा। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अरविंद कुमार, जो कि पटना हाईकोर्ट के आपराधिक मामलों के विशेषज्ञ वकील हैं और इस केस से भी जुड़े हुए हैं। जब से इस केस की शुरुआत हुई, डीएम गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या जो है मॉब के द्वारा होती है और इस हत्याकांड में दोषी ठहराए जाते हैं आनंद मोहन। सजा जो है उन्हें आजीवन मिलती है। 14 साल सजा जो है वो पूरी कर ली जाती है और बिहार सरकार की तरफ से जेल नियमावली 2012 में संशोधन करने के बाद कहा जा रहा है कि आनंद मोहन की रिहाई जो है वो होगी। अरविंद कुमार जी इस मुकदमे से जुड़े हुए हैं, इनसे कई सवाल हैं जो इस वीडियो में हम उनसे पूछेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका जी नमस्ते। गोपालगंज के डीएम, तत्कालीन डीएम की हत्या हो जाती है, आनंद मोहन दोषी ठहराए जाते हैं। आप इस केस से जुड़े हुए रहते हैं। सरकार की तरफ से अब संशोधन हो गया, कहा जा रहा है कि रिहाई जो है वो होगी। तो पूरे मामले पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी, क्योंकि किस केस से जुड़े हुए हैं आप? देखिए, निश्चित तौर से जी कृष्णैया तत्कालीन जिलाधिकारी जो गोपालगंज की उनकी हत्या हुई है, उस केस को मैं देखा हूँ शुरू से लेके लास्ट तक। मैं जुड़ा रहा हूँ, इसको मैं जानता हूँ, समझता हूँ, और हर पहलू को मैं जानता हूँ। और एक जब ये हस्तक मैनुअल बना था, तब ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन बाद में 2002 में संशोधन करके एक प्रावधान जोड़ा गया। 2012 का जो मैनुअल था, उसमें ये जोड़ा गया कि सरकारी कर्मी का कार्य के दौरान अगर हत्या होती है और अगर दोष सिद्धि होती है, तो कन्विक्टेड, अगर लाइफ कन्विक्शन होती है, तो उनको आजीवन जेल में रहना पड़ेगा, आजीवन है। तो उसमें संशोधन हुई है, आपने सही कहा कि उसमें संशोधन हुई है। और निश्चित तौर से अगर अन्य अपराध, तो अपराध होता है, हत्या किसी की हत्या होती है, ठीक है। अगर रेयरेस्ट होता है तो फांसी की सजा मिलती है। तो अपराध हुई है, लेकिन आजीवन कारावास में जो भी सजा भुगत रहे हैं, और उसका एक प्रोसीजर है, एक तरीका है उसका कैलकुलेशन का, वो एक परिहार बोर्ड होती है, वो सारा चीज़ उसका मेथड है, जेल मैनुअल में आता है कि वो सजा आजीवन कारावास 20 साल लोग मान के चल, और उसमें 14 साल की सजा जब पूरी हो जाती है, तो वैसे कैदी जो आजीवन कारावास सजा भोग रहे हैं, उसके तहत कारावास में है, उनको छोड़ने का प्रावधान था। लेकिन जो सरकारी कर्मी की हत्या में अगर इस तरह की सजा हुई तो नहीं था। तो निश्चित तौर से आपने जो कहा कि अभी नया संशोधन आया है, इसमें वैसे लोगों को लाभ मिलेगा, और संभवतः आनंद मोहन जी भी उस लाभ के दायरे में हैं, उन्हें भी मिल सकता है। एक चीज समझाइए कि जो आरोप, जो जहां तक मैं जानता हूं कि आनंद मोहन पर भीड़ को उकसाने का ये मामला था कि आनंद मोहन ने भीड़ को उकसाया, दोषी ठहराया गया। तो असल बात यह है कि उनकी हत्या की किसने? क्या उन लोगों को भी सजा हुई थी क्या, क्योंकि आप किस केस से जुड़े हुए आप हैं? हमें 2 मिनट समय दें, मैं हाँ, इसको ब्रीफ में चाहूँगा तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये 1994 की घटना है। मुझे याद है जहाँ तक कि 1994 का है, 4 अप्रैल या कुछ डेट रहा है, जिसमें वहाँ के एक तत्कालीन नेता भी थे और वो चुनाव लड़ते थे, और आनंद मोहन की पार्टी बिहार पीपुल्स पार्टी थी। उसी के एक नेता जो लालगंज से चुनाव लड़े थे, उनका नाम था छोटन शुक्ला। तो 4 तारीख को छोटन शुक्ला की हत्या होती है। और उस समय मैं सरकारी नौकरी में था, तो मैं घटनाओं से अवगत हूँ।
उस समय जब छोटन शुक्ला की हत्या हुई तो उस समय एक परसेप्शन पब्लिक में या छोटन शुक्ला के समर्थकों में यह मैसेज गया था कि उनकी हत्या तत्कालीन मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी राजीव गौवा एंड उस समय मोतिहारी के एसपी थे, मुझे याद है, अनुराग गुप्ता। तो इन लोगों के ऊपर हत्या का आरोप लगा था, लोगों के अंदर था, एक तरह अफवाह फैली थी। अब सच्चाई क्या था ये तो हमने नहीं देखा था, लेकिन ऐसी एक अफवाह फैली थी कि ये इन दोनों के द्वारा तत्कालीन सरकार के मिलीभगत से ऐसा हुआ। तो रोष था उसके अंदर में। और 5 तारीख को इनके छोटन शुक्ला की डेड बॉडी के साथ, चूंकि बीपीपा बिहार पीपुल्स पार्टी के ये नेता थे, चुनाव लड़े थे, उनकी हत्या हुई थी, तो स्वाभाविक तौर से आनंद मोहन, लवली आनंद, इसमें और भी मैं आपको बता दूं कि इसमें आनंद मोहन के साथ साथ लवली आनंद को भी फांसी की सजा हुई थी। ये लोग नहीं जान रहे हैं, क्योंकि मैं उस केस को एक्सपेडाइट किया हूं, तो इसमें आनंद मोहन की, इसको मैं बाद में बताऊंगा। तो ये उनके खिलाफ रोष था। और दूसरे दिन उनकी प्रोसेशन भगवानपुर चौक पर आई थी, वहाँ उनको माल्यार्पण किया गया था, लोग भाषण दिए थे। वहाँ से उनके गांव खंजाहा चक पड़ता है, वहाँ के लिए वो प्रोसेशन आगे बढ़ी थी। और रास्ते में संभवतः गांव का नाम खबरा ही है, वहाँ रास्ते में उधर से गाड़ी आ रही थी, एक गाड़ी जिस पर जिलाधिकारी लिखा हुआ था। और वो जिलाधिकारी लिखा हुआ था तो लोगों को समझ में आया कि ये मुजफ्फरपुर के ही जिलाधिकारी है। भीड़ का एक मेंटलिटी होता है, तंत्र होता है, कोई देखता नहीं है। और एक अफवाह फैली उस समय कि ये मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी हैं। बोर्ड जिलाधिकारी था, किसने देखा नहीं। और एक अनियंत्रित भीड़ ने उस समय गोपालगंज के जिलाधिकारी की हत्या कर दी गई और हत्या हो जाती है। और बड़ा दुर्भाग्य, मैं उस चीज को जितना मैं जानता हूं, मैं समझ पाया हूं कि उस समय 3-3 थाने की पुलिस वहां तैनात थी, मजिस्ट्रेट तैयार था, इंस्पेक्टर थे, सब इंस्पेक्टर थे, हजारों हजार पुलिस थी। और उनके सामने एक जिलाधिकारी की हत्या हो जाती है। और आज तक हत्यारा कौन है इसकी जानकारी पुलिस अनुसंधान में पता नहीं लगा पाती है। तो आपका जो क्वेश्चन था, आपने जो प्रश्न किया कि ये तो इनके जो सजा हुई है वो हुई है कि उकसाने में, भीड़ को इन्होंने उकसाया, वो सही आपने कहा कि इनकी जो सजा हुई है वो 302 में नहीं हुई है। सेक्शन 302, इनका सेक्शन 109 में इनको सजा हुई है। 109 क्या है? अवेटमेंट है, दुष्प्रेरण। उसमें क्या होता है कि आप जिस चीज के लिए किसी को उकसाते हैं वो घटना कारित हो जाता है। जैसे आपने किसी को चोरी करने के लिए आपके घर में उकसाया, चोर ने जाके चोरी कर लिया, चोर पकड़ा गया, एंड वो कोरिलेट होता है कि आपके कहने पर ही चोरी हुई है, तो चोरी करने में जो सजा है वो मिलेगी, वो आपको भी मिलेगी। मतलब 302 इक्वल टू 109। जी, इक्वल टू नहीं कहिए, लेकिन उसको उकसाने में या उस तरह का दुष्प्रेरण में अगर किसी को आप कहते उससे किसी की हत्या हो जाती है तो उसके लिए सामान्य सजा का प्रावधान है, वो 109 में ही है। तो आनंद मोहन जी, लेकिन मुझे जितनी अभी तक है कि सही मामले में हत्या किसने की, अगर उनके सर को कुचला गया, मारा गया, उन पर गोलियां मारी गई या अन्य उनको है, तो उसमें अभी तक किसी आरोपी को कोई सजा नहीं हुआ है। इसमें मुझे याद है कि 7 लोगों में 4 या 5 को, लवली आनंद, अखलाक अहमद जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, आनंद मोहन, और सबसे बड़ी चीज कि बिहार यूनिवर्सिटी के उस समय तत्कालीन अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, और लालगंज के पूर्व विधायक अरुण कुमार और लवली आनंद, इन लोगों को फांसी की सजा हुई थी। और छोटन शुक्ला के भाई मुन्ना शुक्ला, शशि ठाकुर, हरेंद्र सिंह जो मुजफ्फरपुर के राजनेता भी हैं, लोकसभा के चुनाव लड़ चुके हैं, इन सारे लोग उस समय बीपीपा में थे। इन लोगों को पटना लोअर कोर्ट से आजीवन कारावास हुआ था और 5 आदमी को फांसी। लेकिन लवली आनंद की सजा को, चूंकि उनके 2 बच्चे थे
और महिला थी और हस्बैंड वाइफ दोनों को फांसी की सजा हुई थी, तो जो ओरिजिनल कोर्ट जुडिक्शन है वहां से उनको फांसी की सजा देकर लास्ट में उनको तब्दील कर दिया था आजीवन कारावास में। और जो पटना हाई कोर्ट में जब अपील में आई 2008 में, मुझे याद है कि 2008 में पटना उच्च न्यायालय ऑनरेबल जस्टिस स्वीकृति सिंह की डिवीजन बेंच था, उस डिवीजन बेंच ने सारे लोगों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया और आनंद मोहन जी को जो डेथ सेंटेंस था उसको आजीवन कारावास में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, ये 2008 पटना हाई कोर्ट की घटना है। जी जी। लवली आनंद को आपने कहा कि उनको भी फांसी की सजा हुई थी, लेकिन वो पटना हाई कोर्ट ने उनको रिलीफ दिया। नहीं नहीं, वो ओरिजिनल कोर्ट था ना। हाँ। जैसे जब चार्जेज प्रूफ हो जाता है तो सेंटेंस पर हुआ, तो उसने जज ने लिखा था कि सी इक्वली ये है कि इनको भी फांसी की सजा इनको दी जाती है, लेकिन जो कोर्ट में दलील दी गई कि हस्बैंड और वाइफ हैं दोनों, आनंद मोहन लवली आनंद, और उस समय लवली आनंद आनंद मोहन के दो लड़के थे, दो छोटे थे, तो ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर एक महिला होने का, एक माँ होने का, कि भाई उनका देखभाल कौन करेगा, या ये अगर फांसी पर चढ़ जाएंगी दोनों तो वो छोटे बच्चे हैं, ये महिला की इसका लाभ देते हुए वो सिविल कोर्ट ने ही वो राहत दी थी और इनको आजीवन कारावास में कन्वर्ट कर दिया था। और पटना उच्च न्यायालय से तो मैं आपको बोलूँ कि लवली आनंद को भी बरी कर दिया गया आजीवन कारावास से, साक्ष्य के अभाव में। साक्ष्य के अभाव में। अरविंद जी हैं हमारे साथ, पटना हाईकोर्ट के आपराधिक मामलों के विशेषज्ञ वकील हैं। देखिए, इस केस की कितनी विस्तार से इनके पास जानकारी है, कई बातें जो हैं वो आम लोग नहीं जानते हैं इस केस के बारे में। पूरा विस्तार से जो है हमें अरविंद जी जो बता रहे हैं। तो कुल मिलाकर आपने मेरे प्रश्न का जवाब ये दिया कि आनंद मोहन पर आरोप तो लगा कि भीड़ को उस्काया, लेकिन हत्या किसने की ये इस केस में वो नहीं है, वैकुम है एक तरह से। किसी को सजा नहीं हुआ है, किसी को नहीं, ये इसमें कोई भी व्यक्ति नहीं है जो सजा याफ्ता आज के दिन है इस केस में। और इसमें तो अब क्या कहा जाए, छोटन शुक्ला की हत्या जी कृष्णैया से पहले हुई थी एक दिन, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार छोटन शुक्ला की हत्या किसने की वो भी अभी तक कोई जानकारी नहीं मिला। ये एक बड़ा क्वेश्चन है। ये अनुसंधान, पुलिस अनुसंधान जो प्रोसीजर है उस पर एक बड़ा क्वेश्चन है कि आखिर हत्या करता है, कैसा अनुसंधान होता है कि जिसके बारे में जानकारियां नहीं मिल पाती है। ये तो बड़ा क्वेश्चन है ही, क्योंकि आनंद मोहन में भी मेरी जानकारी है कि उनके, आनंद मोहन के अलावा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो आज के दिन सजा याफ्ता है या मारने वाले को सजा है, कोई भी नहीं। सारे जिनको जिनको 109 में भी कन्विक्शन हुआ था वो सब भी छूट गए साक्ष्य के अभाव में। तो ये पुलिस अनुसंधान का बड़ा कोर्ट भी इस चीज़ को नहीं डिटरमिन कर पाया। अच्छा, और तो और मैं इसमें एक छोटी सी आपको बता दूं कि आप में उत्सुकता होगी या लोगों में रहती है कि घटना जब मुजफ्फरपुर हुई, एफआईआर मुजफ्फरपुर में हो, तो ट्रायल पटना में कैसे चला? मुजफ्फरपुर कोर्ट में होनी चाहिए थी। पटना लोअर कोर्ट आपने जिक्र किया, सजा हुई पटना लोअर कोर्ट से। तो मुझे याद है कि उस समय एक वहाँ पिटीशन डाला गया था कि वहाँ के जो सरकारी वकील हैं जिनको धमकियाँ दी जा रही है, जिनको, उसके आधार पर एक प्रोविज़न है जिसको पटना ट्रांसफ़र कर दिया था केस को। ये उस केस का भी एक हिस्सा है कि इसकी ट्रायल मुजफ्फरपुर में नहीं चलकर पटना सिविल कोर्ट में इसकी ट्रायल हुई थी और पटना सिविल कोर्ट से इसकी सजा हुई थी। एक सवाल जो मेरे मन में अभी आ रहा है कि आपने कहा कि भीड़ जो है वो एक तरह से छोटन शुक्ला की हत्या हुई थी एक दिन पहले, भीड़ जो है उनके पार्थिव शरीर के साथ थी मुजफ्फरपुर के भगवानपुर चौक पर, ठीक है, जहाँ तक मैं सही हूँ, ठीक है। तो गोपालगंज के तत्कालीन डीएम का वहाँ पर क्या कोई इंटरलिंक था क्या? वो इस मॉब को, मतलब जो भीड़ थी उन पर एक तरह से सरकारी अधिकारी के तौर पर कार्यरत थे वहाँ पर, क्योंकि वो तो गोपालगंज के डीएम थे, डीएम तो वहाँ पे मुजफ्फरपुर के होने चाहिए थे, ये कहाँ से बीच में आ गए? कभी कभी ये कहावत है ना कि जब मौत आदमी को खींच लाता है ना तो उसकी हो जाती है। ये बड़ा दुर्भाग्य है जी। एक हाजीपुर में एक समीक्षा बैठक रखी गई थी, क्योंकि मुजफ्फरपुर अशांत हो चुका था मर्डर के बाद, पिन ड्रॉप साइलेंट था। हम लोग उस समय तो नौकरी में थे, घर से ऑफिस गए थे तो ऑफिस में बंद थे, निकलते नहीं थे, और बैठक हो रही थी जो हाजीपुर में। तो चूंकि राजीव गौवा वहाँ के जिलाधिकारी थे, उनके खिलाफ रोष था, तो संभवतः वहाँ के कमिश्नर ने ये कहा कि आप गोपालगंज जाने के पहले आप एक फाइल, इम्पॉर्टेंट फाइल है जिसको आप मुजफ्फरपुर रख के और वहाँ से गोपालगंज निकल जाइएगा।
तो वो गोपालगंज के रास्ते अलग थे, लेकिन वो सिर्फ मुजफ्फरपुर उस फाइल को, पेपर को लेकर आ रहे थे ताकि वहाँ रख के फिर वो गोपालगंज चले जाते। और इसी बीच वो प्रोसेशन में उनकी गाड़ी फंस गई और ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई। ये मैं कहूँगा कि वही होता है, किसी को मौत जब खींच के लाता है तो आदमी तो एक अच्छा। अगर वो गोपालगंज वाया छपरा अगर आ रहे होते हाजीपुर तो ऐसा कुछ हाँ, नहीं तो होता। नहीं, ऐसी घटना नहीं घटती, ऐसी घटना कतई नहीं घटती। और वो मतलब कि इस मॉब में वो थे ही नहीं, बस उस रास्ते में उस बीच में गुजरे। चूंकि भगवानपुर चौक से खंजाहा चक जाने के लिए, भगवानपुर का आप अगर हाँ, डायरेक्शन आप देख रहे होंगे तो वहाँ से यूनिवर्सिटी, एक खबड़ा गांव है, यूनिवर्सिटी होते हुए रामदयालु होते हुए छोटन शुक्ला, मुन्ना शुक्ला उनका भाई है, उनके गांव तक जाती है, प्रोसेशन जा रही थी कि उनका गांव होते हुए फिर वो गंगा घाट पर उनको फ्यूनरल होता या वहाँ हाजीपुर में। इसी बीच उधर से जो गाड़ियां आ रही थी जाम में फंस गई थी, उसी में जिलाधिकारी गोपालगंज का था। तो लोगों में हुआ कि जिलाधिकारी मतलब कि मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी हैं, और ये गलतफहमी में उनकी हत्या हो गई। देखिए जैसा कि वकील साहब बता रहे हैं कि देखिए गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जो है वो उनकी गाड़ी बस जा रही थी, वो किसी काम से, सरकारी काम से गुजर रहे थे। लोगों ने देखा कि अरे जिला अधिकारी, वो पहचान नहीं पाए कहाँ के जिला अधिकारी, नहीं जिला अधिकारी, शायद कार पे बोर्ड लिखा होगा जिला अधिकारी का, और लोग लगी हुई थी और जिलाधिकारी का बोर्ड था, तो लग गया कि जिलाधिकारी है, बस ये परसेप्शन और अनियंत्रित मोह थी, उनके प्रोफेशन में थे लोग, उन लोगों ने ऐसी घटना की। चलिए अब हम फिर कहानी पे आते हैं। मौजूदा वक्त में आनंद मोहन रिहा होने जा रहे हैं। सवाल ये कि 2024 में लोकसभा के चुनाव हैं, क्या लड़ सकते हैं चुनाव? देखिए, पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 में यह प्रोविजन अभी देख रहे हैं, बड़ा बर्निंग इशू था कि आपके जो कांग्रेस के लीडर थे जिनको 2 साल की सजा हुई, और जो अभी बर्निंग इशू है, क्या नाम इनका, कांग्रेस के जो बड़े लीडर जिनको सजा हुई, राहुल गांधी। तो ये क्वेश्चन उठा लोगों के मन में है, लेकिन उससे एक आनंद मोहन का केस आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं संभवतः थोड़ा इतर है, चूंकि आजीवन कारावास इनको हुई है और लोगों में एक भ्रम है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इनके सजा को कंफर्म कर दिया है, इनके अपील को सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है। एंड जो निचली अदालत में जो इनको आजीवन कारावास और हाई कोर्ट ने कन्वर्ट किया था आजीवन कारावास के सजा को, वो बरकरार रखा है। तो जो पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 है, उसमें आजीवन कारावास हो या कोई भी हो, जिनको सजा अगर उनकी पूरी हो चुकी है, आज जिस डेट को वो रिलीज होते हैं उसके 6 साल बाद वो पुनः चुनाव लड़ने के योग्य हो जाएंगे। तो आनंद मोहन जी भी, ये बड़ा क्वेश्चन आपने सही कहा कि आनंद मोहन जी भी अगर जिस दिन उनको यहाँ से रिहाई हो जाती है उसके 6 साल के बाद चुनाव लड़ने के योग्य हो जाएंगे। यानी कि अप्रैल मतलब कि 2023 से प्लस कर देते हैं 6 साल बाद, यानी कि 2029 तक चुनाव लड़ सकते हैं। तब तक नहीं लड़ सकते हैं, उसके बाद लड़ सकते हैं। हाँ, उसके बाद लड़ सकते हैं। हाँ। यानी कि 2024 का लोकसभा भले न लड़ पाए, लेकिन 2000 जो उसके अगला लोकसभा जो होगा, हाँ, अगली बार न वो लोकसभा लड़ सकते हैं न विधानसभा लड़ सकते हैं बिहार का 6 साल तक। हाँ, 6 साल तक का वो अवधि, उसी के विदिन उसके चुनाव हो जाएगा, लेकिन उसके बाद ही चुनाव लड़ने के योग्य हो जाएंगे। चलिए, ये अरविंद जी थे वकील जो कि आनंद मोहन के केस से जुड़े हुए थे, और इन्होंने विस्तार से इस वीडियो में हमें जो है एक एक जो बिंदु पर इन्होंने हमसे बात की, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आनंद मोहन कब चुनाव लड़ेंगे रिहा होने के बाद, ये भी इन्होंने बताया, और बहुत कुछ बातें हुई। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।